हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार कल तक हमने जो हमारा यूनिट चल रहा था ना, गुप्त साम्राज्य, जो हमारा 20वां यूनिट चल रहा था, उसमें हमने 6-7 राजाओं के बारे में, 6-7 शासकों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। वहाँ से आगे को जो हमारा पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुमारगुप्त के बारे में बात करी थी। कुमारगुप्त ने क्या करा था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 430 से 470 एडी के बीच में। ठीक है, 430 से 470 ईस्वी में उन्होंने क्या करी थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और ह्वेनसांग कहाँ आया था, नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आया था। ठीक है, तो कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक बैठता है वो होता है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त होता है जिसका कार्यकाल चलता है 455 से 467 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 455 से 467 ईस्वी के बीच में उसका कार्यकाल चलता है। और जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो वो आता है गुप्त काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल को ही भारत की इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं ज़्यादा। तो स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड 455 से 467 ईस्वी के बीच में रहा। स्कंदगुप्त का जो गवर्नर होता था उसका नाम था पर्णदत्त। ठीक है, पर्णदत्त इसका गवर्नर होता था। और स्कंदगुप्त का संबंध किससे है, सुदर्शन झील, जो हमने मौर्य साम्राज्य में बात कर रहे थे ना। तो मौर्य साम्राज्य में अशोक था, अशोक, चंद्रगुप्त, इनका भी क्या था, संबंध था किससे, ये संबंध था इनका सुदर्शन झील से। तो स्कंदगुप्त भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध भी किससे है, सुदर्शन झील से है। तो पहला संबंध किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था चंद्रगुप्त के टाइम पे हुआ था। और इसके गवर्नर कौन थे, पुष्यमित्र वैश्य। ठीक है, फिर उसके बाद इसको दोबारा किसने बनवाया, वो बनाया था अशोक ने, जिसके अध्यक्ष या फिर गवर्नर होते थे तुग्याशप। ठीक है, तुग्याशप। तो अशोक के गवर्नर कौन होते थे, तुग्याशप और रुद्रदामन। उसके बाद आते हैं रुद्रदामन। रुद्रदामन के गवर्नर होते हैं शुभिशाक। ठीक है, शुभिशाक। तो चौथे जो व्यक्ति हैं इस सुदर्शन झील से रिलेटेड, वो है स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि मतलब इसमें ये नहीं पूछा था, ये तो इजी रह जाएगा ना कि सुदर्शन झील से कितने व्यक्ति रिलेटेड हैं, तो वो तो 4 व्यक्ति हैं। तो उसमें ये पूछा गया था कि सुदर्शन झील से कितने वंशों का, मतलब कितने साम्राज्य वंशों का संबंध है। तो 4 व्यक्ति थे लेकिन वंश थे 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा फंसाने वाला था। लोगों ने सोचा 4 राजा हैं तो 4 में करा होगा। ठीक है, तो उसमें थे 3, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक तो एक ही वंश के थे ना, ये तो मौर्य वंश के थे। रुद्रदामन अलग वंश के थे और स्कंदगुप्त गुप्त वंश के थे। तो ठीक है, 3 वंशों का संबंध है और 4 राजाओं का संबंध है किससे, सुदर्शन झील से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और स्कंदगुप्त के पास एक उपाधि थी जिसका नाम था देवराय। देवराय भी बोला जाता था इनको, और सक्रादित्य भी बोला जाता था। और स्कंदगुप्त के समय में क्या हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ था। जो हूण थे, हूणों का आक्रमण हुआ था, जिसका उल्लेख मिलता है हमें भीतरी स्तंभ। जो एक स्तंभ है भीतरी स्तंभ, उसमें हमें उल्लेख मिलता है हूणों के आक्रमण के बारे में। और हूणों को ही मल्लेच भी कहा जाता है। ठीक है, मल्लेच कहा जाता है हूणों को। और हूणों का जो हूण थे ना, हूण थे प्रमुख मिहिर कुल से। ठीक है, जो मिहिर कुल होता था, मिहिर कुल से होते थे हूण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और जो इनका अंतिम शासक था गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुआ था। और उसके बाद कुछ चीज़ें होती है गुप्त वंश के बारे में, जैसे भूमि के प्रकार। मतलब गुप्त वंश के टाइम पे भूमि की कितने प्रकार की, किस टाइप की होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पर जो क्षेत्र होता था, क्षेत्र बोला जाता था भूमि को, तो वो क्षेत्र होता था कृषि करने योग्य भूमि। तो मतलब जो कृषि करने योग्य जो भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। और वास करने योग्य, मतलब जिसमें घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, उस भूमि को कहा जाता था वास्तु। ठीक है, और पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ही नहीं होती थी, जो बंजर होती थी, जिसको जोता ही नहीं जाता था, उसको बोला जाता था सिल। ठीक है, अभी तो बंजर बोलते हैं, बजेड़ बोलते हैं, उस टाइम पे सिल बोला जाता था। ठीक है, तो ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, मतलब जो जंगल वाले एरिया में जो भूमि होती थी, उसको बोला जाता था अपरहत। ठीक है, अपरहत बोला जाता था जंगल वाली जो भूमि होती थी उसको। ठीक है, और सिंचाई के लिए वो लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, सिंचाई के लिए वो लोग करते थे रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग। एक रहट होता था और घंटी यंत्र होता था, उसका प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए। ठीक है,
और उस टाइम पे जो सवर जाति के लोग होते थे ना, गुप्त वंश के टाइम पे एक सवर जाति के लोग हुआ करते थे। वो लोग क्या करते थे, देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, मतलब मनुष्यों को काट कर देवताओं को मांस चढ़ाया जाता था सवर जाति के लोगों द्वारा, ठीक है। और ये लोग रहते थे विंध्य जंगल में, जो विंध्यांचल है, विंध्य जंगल है ना, तो विंध्य जंगल में रहते थे ये शवर लोग, जो क्या करते थे, भगवान या देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, ठीक है। जो जो कालिदास थे, कालिदास की एक कृति थी उस टाइम पे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम जो थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की कहानी थी, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की कहानी थी अभिज्ञान शाकुंतलम में। और ये जो उसमें था, इसमें भरत के बारे में भी अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा गया है। और जो राजा दुष्यंत और शकुंतला है, उन्हीं का पुत्र था राजा भरत, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय भारतीय रचना है। इनसे पहले जो एक भारतीय रचना थी, वो पहली भारतीय जो रचना थी वो थी भगवत गीता, ठीक है। पहली भारतीय रचना कौन सी थी, भगवत गीता थी। द्वितीय भारतीय रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और ये जो कालिदास की जो कृति है ना अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की थी कालिदास ने, वो करी थी कहाँ, उत्तराखंड में जो पौड़ी जनपद है ना, उत्तराखंड में जो पौड़ी जनपद है, पौड़ी जनपद के कोटद्वार में स्थित कण्वाश्रम में की थी, ठीक है। पौड़ी जनपद है जो उत्तराखंड का, पौड़ी जनपद में जो कोटद्वार है एक जगह, कोटद्वार में कण्वाश्रम स्थित था। कण्वाश्रम में इन्होंने क्या करी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना करी थी। और जो कण्वाश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर है। और इसमें क्या था, दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग था। और जो शकुंतला थी वो गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी, और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे, ठीक है। शकुंतला कौन थी, गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी, और राजा दुष्यंत कौन थे, वो हस्तिनापुर के शासक थे, ठीक है। और जो कण्वाश्रम बताया मैंने पौड़ी जनपद कोटद्वार में, कण्वाश्रम में ही क्या हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के टाइम पे हुई थी, गुप्त साम्राज्य के टाइम पे, ठीक है, गुप्त वंश जब चल रहा था। तो उसके बाद एक और चीज़ आती है इसमें इम्पोर्टेंट, गुप्त वंश के जो छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने खुद के क्या कर दिए थे, अपने अलग अलग वंश बना दिए थे। जिसमें हरियाणा में जो वंश की स्थापना हुई थी बल्लभी द्वारा, वो थे मैत्रक वंश। कन्नौज में हुई थी मौखरी वंश, ठीक है। ये सारे गुप्त वंश से ही थे जो राजा बचे थे ना। तो मगध में कर दिया प्रवृत्ति गुप्त, और पश्चिम बंगाल में कर दिया पाल वंश। तो ये सारे जितने भी नए वंश की स्थापना हुई, ये सारे गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से गुप्त वंश का आज पूरा चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद जो गुप्त साम्राज्य के बाद जो हमारा अगला यूनिट आता है, वो आता है पुष्यभूति वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश, या फिर इसी को वर्धन वंश भी बोला जाता है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति या वर्धन वंश में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। हर्षवर्धन जिनके काल में कौन आए थे, हर्षवर्धन के काल में आए थे कौन, ह्वेनसांग। इससे पहले समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन आए, वो आए थे फाहियान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें गुप्त साम्राज्य में। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारा पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके टाइम पे एक चीनी यात्री भारत आए थे जिनका नाम था फाहियान, और वो पहले व्यक्ति थे जो भारत आए थे, ठीक है। फाहियान ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे, और वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और अब हम वर्धन वंश पढ़ेंगे अगला यूनिट। इसमें जो हर्षवर्धन का कार्यकाल चल रहा होगा, हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी एक चीनी यात्री आते हैं जिनका नाम होता है ह्वेनसांग, ठीक है। ये दूसरे व्यक्ति थे जो भारत आए थे, ह्वेनसांग, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, जो कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ह्वेनसांग भारत में आते हैं द्वितीय, पहले आते हैं फाहियान, फिर आते हैं ह्वेनसांग। फाहियान आए थे विक्रमादित्य के टाइम पे, ठीक है, विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे, और हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आते हैं, ह्वेनसांग आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला यूनिट खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेक श्योर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।